नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभाकर सिंह स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल इकोनॉमिक पाठशाला में। यहां आपको मिलेगा 11th और 12th इकोनॉमिक्स के सभी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन बहुत ही आसान तरीके से और एकदम फ्री में। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और इस वीडियो के एंड तक। तो आज जो चैप्टर हम कवर करने जा रहे हैं वो है कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू, यानी कि आय। आय क्या होती है? हर एक व्यक्ति अपने जीवन यापन के लिए कुछ फिजिकल एक्टिविटी के द्वारा या फिर किसी मेंटल एक्टिविटी के द्वारा पैसा अर्जित करता है, धन अर्जित करता है। दूसरा व्यक्ति उसका मोल चुकाता है धन से, वो उस व्यक्ति के लिए क्या है? आय। अब कई लोग नौकरी करते हैं, कई लोग व्यापार करते हैं, कई लोग उत्पादन के क्षेत्र में लगे हुए हैं। तो अर्थशास्त्र में हम अभी तक प्रोड्यूसर्स बिहेवियर के बारे में ही पढ़ते आ रहे हैं, यानी कि हर एक व्यक्ति को ये माना गया है कि वो प्रोडक्शन करता है। इस चैप्टर में भी हमें यही समझना है कि प्रोड्यूसर का रेवेन्यू या फिर आय प्राप्ति कैसे होती है, कब उसकी आय प्राप्ति कम हो सकती है, कब उसकी आय प्राप्ति ज़्यादा हो सकती है, इनकम कब उसकी बढ़ जाएगी या फिर इनकम कब उसकी ज़्यादा हो जाएगी। तो यही सारे टॉपिक हम इस वाले चैप्टर में कवर करेंगे और इसके साथ साथ ये भी समझेंगे कि अलग अलग मार्केट्स में कैसे रेवेन्यू फॉल या फिर राइज होता है। मार्केट वाला चैप्टर मैंने कवर कर दिया है पूरा का पूरा, इससे पहले मैं अपलोड कर चुका हूँ 3 पार्ट। उसके तीनों पार्टों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आय की अवधारणा, यानी कि आय क्या होती है? तो आय को एक और भाषा में, हिंदी में संप्राप्ति भी कहते हैं। अंग्रेजी में, इंग्लिश में सिर्फ एक ही शब्द है आपकी बुक में, वो है रेवेन्यू। तो रेवेन्यू क्या है? अगर हम परिभाषा देखें इसकी, सबसे पहले द रेवेन्यू ऑफ अ फर्म इज इट्स सेल रिसीव्स और मनी रिसीव्स फ्रॉम द सेल ऑफ अ प्रोडक्ट। अब प्रोड्यूसर ने कोई प्रोडक्ट अपना बनाया, ये मार्कर का ही एग्जांपल ले लेते हैं। मार्कर बनाया गया, 1000 मार्कर बना दिए। अब उस 1000 मार्कर को बनाने की कॉस्ट आई 500 रुपये, ये मान लिया जाता है। अब इस 500 रुपये में थोड़ा सा प्रॉफिट लगाएगा प्रोड्यूसर अपना, तो ये मान लेते हैं कि इस पर वैल्यू एडिशन कर दिया उसने 500 रुपये, और मार्केट में जाकर ये मार्कर बिक गया 1000 रुपये का। तो 1000 मार्कर बनाने की कॉस्ट आई थी 500 रुपये, और 500 रुपये ही उसने अपना प्रॉफिट जोड़ दिया। और प्रॉफिट जितने भी मार्केट प्राइस, यानी कि जिस प्राइस पर मार्केट में चीज़ बिकी है, वो हो जाता है क्या उसके लिए, कंपनी के लिए, रेवेन्यू, आय। तो उसकी आय कितनी हो गई? 1000 रुपये। 500 रुपये लगाकर 1000 रुपये उसने टोटल कमा लिए। अब एक चीज़ ध्यान देना कि रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों अलग अलग चीज़ हैं। रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों अलग अलग चीज़ हैं। कंपनी के लिए या प्रोड्यूसर के लिए लाभ और उसकी आय दोनों अलग अलग चीज़ हैं। आय वो होती है जो किसी भी वस्तु को बेचने से उसको कुल पैसा जो भी प्राप्त हुआ है वो उसके लिए आय है। अब उसमें उसकी कॉस्ट भी इंक्लूड है, जैसे इसमें 500 रुपये इसकी कॉस्ट इंक्लूड है, 500 रुपये बनाने का खर्च था। इसमें प्रॉफिट कितना है उसका? 500 रुपये। बाकी 500 रुपये क्या है उसके कॉस्ट के। तो टोटल जो पैसा उसको मिलता है मार्केट से, जितने पर उसने बेचा है, वो है उसकी क्या? आय। तो कभी भी कंफ्यूज मत होना, या प्रॉफिट को रेवेन्यू मत समझना। रेवेन्यू होता है टोटल, उसमें कॉस्ट भी इंक्लूड होती है। तो ये हो गया आय, परिभाषा समझ गए आप। अब देखते हैं इसके 3 कंपोनेंट्स। क्या है वो कंपोनेंट्स? एक होता है टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू क्या है? शब्द ही टोटल है, तो हिंदी में समझ ही गए आप, कुल होता है इसका मतलब कि जितने भी क्वांटिटीज़ बनाई उसने, उन सभी को बेचकर जितना पैसा उसने कमाया, वो उसके लिए क्या है? कुल रेवेन्यू। अब इस मार्कर की 1000 क्वांटिटी उसने बनाई थी और 1000 क्वांटिटी बेचकर उसने 1000 रुपये कमाए, तो उसकी कुल आय कितनी हो गई? 1000 रुपये। यही इसकी परिभाषा भी है कि TR रेफर्स टू द मनी रिसीव्स ऑफ टोटल आउटपुट। जितना भी टोटल आउटपुट उसने दिया है, जितनी भी वस्तुएं उसने बनाई है क्वांटिटी वाइज, उन सभी को बेचकर जितना भी आय वो कमाएगा उसको कहते हैं टोटल रेवेन्यू, कुल आय, शॉर्ट फॉर्म में TR। तो जहाँ पर भी मैं TR कहूँगा वहाँ उसका संदर्भ रहेगा
टोटल रिवेन्यू का, रेफरेंस रहेगा टोटल रिवेन्यू का। ऐसे ही अगला है मार्जिनल। मार्जिनल हम शुरू से लेकर अभी तक पढ़ते आ रहे हैं हर एक चैप्टर में। हिंदी में क्या है? सीमांत। और इसकी परिभाषा हर एक अध्याय में, हर एक चैप्टर में सेम है। क्या है उसकी परिभाषा? कि एक एक्स्ट्रा यूनिट का प्रोडक्शन करने पे, या जब भी टोटल में एक एक्स्ट्रा ऐड करने से जो भी चेंज आएगा उसको कहते हैं सीमांत। तो ऐसे ही मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा कि एक एक्स्ट्रा यूनिट का प्रोडक्शन करने से टोटल रेवेन्यू में जो भी चेंज आया वो क्या है? उसका मार्जिनल रेवेन्यू। अब यहाँ पर 1000 मार्कर का प्रोडक्शन हुआ और उसका रेवेन्यू कमाया, उसको बेचकर उसने 1000। अब एक और एक्स्ट्रा ऐड कर दें, यानी कि 1001वां जो मार्कर था वो उसको बेचकर टोटल रिवेन्यू जो हो गया हमारा, मान लेते हैं 1010 रुपये हो गया। तो चेंज कितना आया इसमें? 10 रुपये का। और 10 रुपये क्या हो गया हमारा यहाँ पर? मार्जिनल रिवेन्यू। समझा पा रहा हूँ मैं ठीक से आपको? क्या कहा मैंने? कि एक एडिशनल यूनिट ऐड करने से टोटल में जो चेंज आ जाता है उसको कहते हैं मार्जिनल रिवेन्यू। तो 1001वां जब हमने मार्कर बनाया, उसको बेचकर हमारा टोटल रिवेन्यू चेंज होकर 1010 हो गया। तो 10 क्या है इसमें? मार्जिनल रिवेन्यू। MR रेफर्स टू द रिसीप्ट्स ऑफ वन एक्स्ट्रा आउटपुट। तो एक एक्स्ट्रा आउटपुट बना के जो भी रिसीप्ट आया उसको कहते हैं मार्जिनल रिवेन्यू, सीमांत आय। अब अगला है एवरेज रिवेन्यू। एवरेज रिवेन्यू क्या है? हिंदी में औसत आय। तो औसत कैसे निकालते हैं किसी भी चीज़ का? जितनी भी टोटल चीज़ें हैं, क्वांटिटी हैं, उनको या रिवेन्यू है उसको टोटल से डिवाइड कर देंगे क्वांटिटी से, तो क्या आ जाएगा? एवरेज आ जाएगा। यानी कि पर यूनिट रिवेन्यू कितना है उसको कहते हैं एवरेज रिवेन्यू। आप अपने मार्कशीट में या फिर नंबर्स का एवरेज कैसे निकालते हो? टोटल जितने भी मार्क्स आए हैं और जितने सब्जेक्ट हैं उनसे डिवाइड कर देते हैं, तो क्या आ जाता है? एक एवरेज, कि पर सब्जेक्ट लगभग इतने नंबर आपको मिले हैं। ऐसे ही एवरेज रिवेन्यू, जितना भी टोटल रिवेन्यू हुआ है और कितनी क्वांटिटी का हुआ है उससे डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? एवरेज रिवेन्यू। अब यहाँ पर 1000 मार्कर बेचकर 1000 रुपये कमाए थे, तो 1000 क्वांटिटी हो गई, 1000 रिवेन्यू हो गया। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो पर मार्कर कितना रिवेन्यू आया? 1 रुपये आया। तो वो क्या है हमारे लिए? एवरेज रिवेन्यू है, औसत रिवेन्यू है। ठीक है। तो अब इसका फॉर्मूला क्या होगा टोटल रिवेन्यू का? जितना प्राइस था और जितनी हमने क्वांटिटी बेची उसको इनटू कर देंगे तो क्या आ जाएगा? टोटल रिवेन्यू। अब यहाँ पर मार्कर कितने हैं? 1000, और उसको हमने 1 रुपये के हिसाब से बेचा, तो 1000 रुपये का क्या हो गया हमारा? टोटल रिवेन्यू। तो जितना प्राइस है, जितनी क्वांटिटी है, उनको इनटू कर देंगे तो TR आ जाएगा। MR क्या है? MR है TRN माइनस TRN माइनस 1। TRN है टोटल रिवेन्यू ऑफ N नंबर ऑफ प्रोडक्ट आउटपुट, और माइनस TR टोटल रिवेन्यू ऑफ N नंबर ऑफ आउटपुट माइनस 1, यानी कि उससे पहले जितना था रिवेन्यू उसमें से घटा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा MR। जैसे कि क्या था? TR था N नंबर पे 1010, और उससे पहले कितना रिवेन्यू था? 1000, तो हमारा MR कितना आ गया? 10 रुपये। ये है MR का फॉर्मूला। एवरेज का फॉर्मूला क्या होगा फिर? टोटल रिवेन्यू को क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? AR आ जाएगा। अब जैसे कि क्या है, टोटल रिवेन्यू कितना था? 1000, और क्वांटिटी कितनी थी? 1000। इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 1। ये क्या है हमारा? एवरेज रिवेन्यू। परिभाषाएं आप इसकी समझ गए। अब इनको हम एक टेबल की सहायता से समझ लेते हैं, तीनों चारों एक ही में। अब 2 सिचुएशंस हो सकती हैं, 2 स्थितियां हो सकती हैं कि प्राइस तो रहे कांस्टेंट, और दूसरी स्थिति हो सकती है कि प्राइस लगातार चेंज होता रहता है। अब आप अगर याद करो मार्केट वाले चैप्टर में, तो वहाँ एक कॉन्सेप्ट था कि जो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है, यानी कि परफेक्ट कंपटीशन जो मार्केट है, वो होता है हमेशा प्राइस टेकर, नॉट प्राइस मेकर, है ना। वो हमेशा कीमत स्वीकारक होता है, कीमत निर्धारक नहीं होता। खुद कभी भी अपने हिसाब से वस्तु का कीमत निर्धारण नहीं कर सकता वो, क्योंकि लगभग सभी के सभी लोग एक ही तरह का प्रोडक्ट बेच रहे हैं, और अगर वो प्राइस में ज़्यादा चेंजेस करेगा तो उसकी डिमांड जो है बहुत ही कम या फिर ज़्यादा हो सकती है। तो एक सिचुएशन है व्हेन प्राइस इज़ कांस्टेंट, जब
कीमत स्थिर है, चेंज नहीं होती, तो टी आर और एम आर या ए आर किस तरह से रिएक्ट करेंगे, क्या उनके बीच में रिलेशन रहेगा। तो ये टेबल मैंने बना लिया है एक। क्या टेबल है, ये क्वांटिटी है यानी कि आउटपुट है, कितनी क्वांटिटी का प्रोडक्शन कंपनी कर रही है या प्रोड्यूसर कर रहा है। अब प्राइस है कांस्टेंट, तो सभी का सेम प्राइस रहेगा, ये भी 10 रुपये पे बिका, ये भी 10 रुपये पे, ये भी 10 10 10, सभी 10 रुपये पर बिकेगा। तो टोटल रिवेन्यू कितना हो जाएगा हमारा, 10 इंटू 1 10, 10 इंटू 2 20, 10 इंटू 3 30, 10 इंटू 4 40, 10 इंटू 5 50। 5 यूनिट पे हमारा टी आर कितना हो गया, 5 हो गया। एम आर कैसे निकालेंगे, एम आर निकालते हैं नीचे वाले में से ऊपर को, नीचे वाले में से या अगली में से पहली को माइनस कर देंगे तो हमारा एम आर आ जाता है। तो यहाँ पर पहले पर 10 ही रहा, दूसरे में 20 में से 10 माइनस करेंगे 10 आ गया, 30 में से 20 माइनस करेंगे 10 आ गया। तो हर एक लेवल पे हमारा एम आर कितना हो गया, 10 हो गया। और ऐसे ही ए आर कैसे निकालेंगे, टी आर डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, तो ए आर आ जाएगा हमारा। अब टी आर कितना है 10, क्वांटिटी है 1, डिवाइड किया आ गया 10, 20 डिवाइडेड बाय 2 आ गया 10, 30 डिवाइडेड बाय 3 आ गया 10। ठीक है, तो हर एक लेवल पे हमारा प्राइस कितना रहा, 10 ही रहा। तो जब प्राइस कांस्टेंट है यानी कि प्राइस चेंज नहीं हो रहा है किसी भी वस्तु का, तो वहां पर क्या है, प्राइस इक्वल टू ए आर इक्वल टू एम आर, ये तीनों बराबर रहते हैं हर एक लेवल पे। ठीक है, एक रिलेशन तो क्या हो गया कि प्राइस इक्वल टू ए आर इक्वल टू एम आर। ठीक है, हर एक लेवल पे ये बराबर रहेंगे। और दूसरा रिलेशन क्या है कि टी आर जो है कांस्टेंट रेट पे इंक्रीज होता रहता है। कांस्टेंट रेट क्या है कि बढ़ने की दर उसकी बराबर रहती है, यहाँ पर भी 10 बढ़ा, यहाँ पर भी 10 बढ़ा, यहाँ पर भी 10 बढ़ा, सभी लेवल पे 10 10 10 10 ही बढ़ता रहेगा। तो ये हैं दो तरह के रिलेशन इसके। अब इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देख लेते हैं। तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के लिए सेम, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस 0, एक वाई पे लिया है मैंने टी आर एम आर और ए आर, और यहाँ पर लिया है क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। हालांकि मैंने इसमें नंबर नहीं लिखे हैं क्योंकि आसान सा है एकदम। अब प्राइस तो सेम रहेगा, तो कांस्टेंट है तो बिल्कुल सीधा जाएगा इसका वक्र। प्राइस सेम है तो 10 ही है, 10 पे चला गया एकदम सीधा। तो ये क्या हो गया, एम आर ए आर या फिर प्राइस बोल लो इसको, ये तीनों क्या हैं, बराबर हैं। और टी आर क्योंकि कांस्टेंट रेट पे बढ़ रहा है तो यहाँ से सीधी रेखा एकदम शुरू होगी और ऊपर की तरफ चली जाएगी। तो ये क्या हो गया, टी आर। ये है इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। क्लियर है, यहाँ तक समझा पाया हूँ मैं आपको ठीक से कि जब प्राइस कांस्टेंट है तो ए आर एम आर प्राइस के बराबर ही रहता है और टी आर कांस्टेंट रेट पे बढ़ता है। अब इसके हिसाब से आपकी किताब में भी 3 पॉइंट लिखे हुए हैं। वो क्या है कि एम आर इज सिंपली एन एडिशन टू टी आर व्हेन वन मोर यूनिट इज सोल्ड। जब एक अतिरिक्त इकाई बेची जाती है किसी भी वस्तु की, तो एम आर क्या होगा, यानी कि टी आर में जो चेंज आता है वही एम आर होता है। तो यहाँ पर भी वही लिखा कि एम आर इज सिंपली एन एडिशन, यानी कि सीमांत रेवेन्यू आय जो है वो एक सीधे तौर पर एक अतिरिक्त इकाई में जोड़ है, किसमें, टीआर में जोड़ है एक अतिरिक्त इकाई का। तो व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट ए आर इक्वल टू एम आर, जब प्राइस कांस्टेंट रहेगा तो ए आर एम आर के बराबर ही रहता है हमेशा। और कांस्टेंट एम आर इम्प्लाइज कांस्टेंट एडिशन टू टी आर, और कांस्टेंट एम आर जो रहता है वो कांस्टेंट टी आर की वृद्धि में कांस्टेंट दर ही दिखाता है, यानी कि एक दर पर ही लगातार वो बढ़ते रहते हैं, इम्प्लाइज एडिशन टू टी आर। तो ये तो हो गई एक सिचुएशन जिसमें कि कीमत जो है स्थिर है, कांस्टेंट है, बदल नहीं रही है। उदाहरण दिया मैंने किस तरह के बाजार में होता है ये, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में होता है, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन क्या है, प्राइस टेकर है, प्राइस मेकर नहीं है। तो जो कीमत उसको दी गई है उसी पर ही उसको बेचना पड़ेगा, और वहाँ पर उसका रिवेन्यू क्या रहेगा, बिल्कुल बराबर रहेगा। अब आपको अगर याद हो, जब हम परफेक्ट कंपटीशन पढ़ रहे थे तो उसमें एक पॉइंट भी आया था कि लॉन्ग टर्म में हमेशा वो नॉर्मल प्रॉफिट्स ही गेन करता है। तो क्यों गेन करता है नॉर्मल प्रॉफिट्स, क्योंकि प्राइस अगर सेम है, सेम प्राइस पर ही सारे क्वांटिटी बेच रहा है तो नॉर्मल प्रॉफिट ही रहेंगे, उसको चेंज वो नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये हो गया एक पॉइंट। अब नेक्स्ट है कि व्हेन ए आर इज नॉट कांस्टेंट या फिर प्राइस इज नॉट कांस्टेंट, ए आर प्राइस के बराबर ही रहता है हमेशा। कैसे बराबर रहेगा,
ये समझ लेते हैं। तो कहीं पर अगर ऐसे लिखा हुआ है ए आर इज़ कॉन्स्टेंट या फिर प्राइस इज़ कॉन्स्टेंट, तो दोनों का मतलब बराबर ही है। तो प्राइस अगर कॉन्स्टेंट नहीं है तो क्या होगा, एक क्वांटिटी बेची, प्राइस रखा 10 रुपये, तो टी आर हो गया हमारा 10, एम आर भी हो गया 10, ए आर भी हो गया 10। अब दो क्वांटिटी बेची, यहाँ ध्यान देना मैं दो क्वांटिटी कह रहा हूँ, दूसरी क्वांटिटी नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, यानी कि अगली दो क्वांटिटी है ये, इसको मिला के 3 क्वांटिटी हो जाएंगे, तो ये अगली दो क्वांटिटी हैं। तो जब अगली दो क्वांटिटी बेची तो वो बेची 9.5 रुपये पर, ठीक है, 9.5 रुपये पर बेची, तो टी आर कितना हो गया, 19 हो गया, और एम आर कितना हो गया, 9 हो गया। एम आर कितना हो गया, 9, क्योंकि 19 में से 10 को घटाया तो कितना आ गया, 9, और ए आर कितना हो जाएगा, 2 को 19 से डिवाइड करेंगे तो 9.5 हो गया। अब यहाँ पर देखो प्राइस के कांस्टेंट हो गया ना, ये बिल्कुल प्राइस के बराबर ही क्या है, ए आर इक्वल टू प्राइस, इसीलिए लिखा गया है कि ए आर इज नॉट कॉन्स्टेंट या फिर प्राइस इज नॉट कॉन्स्टेंट। अब यहाँ पर देखो 3 इकाइयाँ हैं, फिर से मैं कह रहा हूँ कि मैं तीसरी इकाई नहीं कह रहा, तीसरी क्वांटिटी नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ नेक्स्ट 3 क्वांटिटीज़। जब नेक्स्ट 3 क्वांटिटीज़ बेची उसने तो वो 9 रुपये पर बेची, और 9 रुपये के हिसाब से कितना रिवेन्यू हुआ उसका, 27 रुपये, 9 × 27, और एम आर कितना हुआ, 27 में से 9 गए 8, और ए आर कितना हुआ, 3 को 27 से डिवाइड करेंगे तो 9, ए आर इक्वल टू प्राइस। नेक्स्ट ऐसे ही अगली 4 क्वांटिटी जब उसने बेची तो 8.5 रुपये पर बेची, उसके हिसाब से रिवेन्यू कितना हुआ, 34, एम आर निकला 7, 34 में 27 गए, और यहाँ पर ए आर कितना हो गया, 8.5। तो ये है कि जब प्राइस कांस्टेंट नहीं रहता तो एम आर लगातार गिरता रहता है और ए आर भी लगातार गिरता रहता है। ये गिरने वाली स्थिति ही बताई है मैंने, अगर ऊपर होगा बढ़ेगा तो रेवेन्यू या एम आर भी बढ़ता रहेगा, ए आर भी बढ़ता रहेगा। ये मैंने घटने वाली स्थिति बताई है, तो इसी का उल्टा अपोजिट कर सकते हो आप, क्या नेक्स्ट रिलेशन इसका। तो रिलेशन क्या निकला फिर, इन केस एम आर इज डिक्लाइनिंग ए आर इज ऑल्सो डिक्लाइनिंग। जब एम आर नीचे गिर रहा है तो ए आर भी नीचे गिर रहा है, ठीक है, दोनों में नीचे की ओर ही परिवर्तन हो रहा है, कम हो रहे हैं लगातार। नेक्स्ट क्या है कि व्हेन ए आर इज डिक्लाइनिंग बाय 0.5, एम आर इज डिक्लाइनिंग एट बाय 1, सो ए आर इज ग्रेटर देन एम आर। जब ए आर गिर रहा है 0.5 तो एम आर गिर रहा है पूरा 1 नंबर, यहाँ पर भी 0.5 गिरा, ये यहाँ पर पूरा 1 नंबर गिरा, नेक्स्ट 0.5 यहाँ पर भी 1 नंबर। तो जैसे जैसे ए आर जितना गिरेगा उससे ज़्यादा हमेशा एम आर गिरेगा। या यूँ कह सकते हैं कि घटने वाली स्थिति में ए आर हमेशा एम आर से बड़ा रहता है। यहाँ पर ए आर कितना है 9.5, यहाँ पर ए आर एम आर कितना है 9, तो बड़ा कौन हुआ, ए आर हुआ। ऐसे ही सेम नेक्स्ट सिचुएशन में भी यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 8.5 है, यहाँ पर 7.5 है। तो जब भी प्राइस नीचे आता रहेगा तो ए आर हमेशा एम आर से बड़ा रहता है, या यूँ कह सकते हैं कि एम आर ज़्यादा तेज़ी से गिरता है ए आर की तुलना में, ठीक है। नेक्स्ट है कि टी आर इज इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट। टी आर इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन घटती दर पर बढ़ रहा है। घटती दर क्या थी कि नेक्स्ट रेट जो भी चेंज होने का होता है वो लगातार कम होता जा रहा है। यहाँ पर कितना चेंज हुआ, 9 चेंज हुआ, यहाँ पर चेंज कितना हुआ 8, यहाँ पर चेंज हुआ 7। इसको कहते हैं इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट। अगर यही दर जो है ज़्यादा होती कि यहाँ पर 10 चेंज हुआ, यहाँ पर 11 चेंज हुआ, यहाँ पर 12 चेंज हुआ, यहाँ पर 13 चेंज हुआ, तो इसको कहते हैं बढ़ती दर पर बढ़ना। अब क्योंकि चेंजेस इसमें लगातार कम होते जा रहे हैं नंबर्स में, तो इसको कहते हैं इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट। तो टी आर जो है घटती दर पर बढ़ रहा है, ठीक है। तो हमने ये समझ लिया कि जब प्राइस कांस्टेंट नहीं होगा तो ए आर और एम आर किस तरह से रिएक्ट करेंगे, ठीक है। तो अब इसी का ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हेन ए आर ऑब्लिक प्राइस इज नॉट कांस्टेंट, तो नेक्स्ट स्टेप क्या है इसका। एक क्वेश्चन है कि कैन एम आर बी जीरो और नेगेटिव। क्या सीमांत आय जो है जीरो, शून्य या फिर नकारात्मक नेगेटिव हो सकती है। तो इसका उत्तर है हाँ। अब वो कैसे होगी ये नीचे टेबल से समझते हैं। तो ये आउटपुट है, यानी कि कितनी क्वांटिटी उसने प्रोड्यूस की है, ये प्राइस है उसका, उसके हिसाब से टी आर और एम आर है। तो एक क्वांटिटी वो बेचता है 100 रुपये पर, तो उसका रिवेन्यू कितना हो गया टोटल
100 हो गया। अब अगली दो क्वांटिटी बेचता है वो 80 रुपये पर, तो उसका रिवेन्यू कितना हो गया, 160 हो गया। और एमआर कितना हो गया, 160 में से 100 गया, 60 हो गया। अगली 4 क्वांटिटी वो 40 रुपये पर बेचता है, लगातार कीमत अपनी घटाता जा रहा है, ठीक है। तो अगली 4 क्वांटिटी वो 40 रुपये पर बेचता है। अब यहाँ पर रिवेन्यू कितना हो गया, 160 हो गया। और एमआर कितना हो गया, 0 हो गया। तो एमआर हो गया ना 0। तो एमआर 0 किस सिचुएशन में, किस स्थिति में हो सकता है, जब प्रोड्यूसर अपनी वस्तु की कीमत लगातार कम करता रहे। लगातार अपनी वस्तु की कीमत कम करता रहेगा तो एक स्थिति ऐसी आएगी जहां पर उसका रिवेन्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि अगला लॉट बेचने से उसको कुछ भी फायदा नहीं होगा। तो यहाँ पर 40 वाले 4 क्वांटिटी में उसको सेम यहीं पर दिख रहा है कि AR यहाँ पर 0 हो गया, MR सॉरी। अब अगली 5 क्वांटिटी वो 30 रुपये पर बेच देता है, तो TR कितना हो गया, यहाँ पर 150 हो गया। और MR कितना हो गया नेक्स्ट, -10। और इतना कम कर दिया उसने प्राइस कि उसका जो सीमांत आय है, यानी कि अगले लॉट से मिलने वाली आय, वो कम हो गई। यहाँ पर पिछले लॉट में उसने कमाया था 160 रुपये, यहाँ पर अगले लॉट में कमा रहा है वो 150 रुपये, तो 10 रुपये का नुकसान हो गया इस लॉट में। तो ठीक है, तो ये है सिचुएशन जब प्रोड्यूसर अपनी वस्तु की कीमत लगातार कम करता रहे और इतना कम कर दे कि वो क्या हो जाएगा, उसका रिवेन्यू भी 0 या फिर माइनस में आ सकता है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि क्या MR 0 हो सकता है, 1 नंबर में क्वेश्चन आता है, तो हाँ में लिखना है कि हाँ यही हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कब होगा, जब प्राइस इज डिक्लाइनिंग, जब कीमत घटती रहती है लगातार, तो एक स्थिति ऐसी आती है, एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब वो शून्य या फिर नकारात्मक नेगेटिव हो सकती है। तो यह है उसका उत्तर कि यस, MR कैन बी 0 और नेगेटिव व्हेन प्राइस इज डिक्लाइनिंग। ठीक है, अब कुछ और रिलेशन है इसके बीच में। क्या रिलेशन है कि TR स्टॉप्स इंक्रीजिंग व्हेन MR इज 0। जब MR 0 हो जाएगा, मार्जिनल रेवेन्यू 0 हो जाएगा, तो TR क्या हो जाता है, रुक जाता है बढ़ना। यहाँ पर 160 था पहले, यहाँ पर भी 160 है, तो रुक जाता है बढ़ना जब MR हो 0। TR इट स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग व्हेन MR इज नेगेटिव। जब MR नेगेटिव पहुँच जाता है तो TR घटना शुरू हो जाता है। यहाँ 160 था, यहाँ 150 पहुँच गया। तो जब MR नेगेटिव हो जाएगा तो TR घटना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, अंटिल TR इज डिक्लाइनिंग एंड बी पॉजिटिव। जब तक TR घट रहा होता है और पॉजिटिव रहता है, सकारात्मक रहता है, तो TR इंक्रीज एट डिमिनिशिंग रेट। TR बढ़ता तो है लेकिन घटती दर पर बढ़ता है। जब MR लगातार गिरता रहेगा, और तब तक गिरता रहेगा जब तक कि वो पॉजिटिव है, 0 या फिर नेगेटिव नहीं हुआ है, तब तक TR बढ़ता रहता है, लेकिन उसकी दर जो है बढ़ने की वो लगातार घटती रहती है। यहाँ पर देखो 100 बढ़ा, यहाँ पर 60 ही बढ़ा, तो इसको क्या कहते हैं, बढ़ना लेकिन घटती दर पर बढ़ना। तो ये है इनके बीच के रिलेशन कुछ, किसके, कि जब MR 0 या फिर नेगेटिव हो सकता है, तो हाँ बिल्कुल हो सकता है। अब इसी का ही ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन क्या है, 2 ग्राफ बनाए हैं मैंने, एक TR का और एक AR और MR का। सिचुएशन कौन सी ली है, सिचुएशन ली है मैंने ये वाली कि जब AR या फिर प्राइस कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा कि एक स्थिति तक TR जो है बढ़ता रहता है, एक स्थिति तक TR बढ़ता रहा, फिर एक स्थिति आती है जब कांस्टेंट हो जाता है, फिर वो कांस्टेंट हो गया और उसके बाद नीचे गिरता रहता है। किस सिचुएशन में, लेकिन ये ग्राफ इसको प्रेजेंट कर रहा है, लेकिन किस सिचुएशन में, कि जब अगर प्रोड्यूसर अपनी वस्तु की कीमत लगातार कम करता रहे। ये सार्वभौमिक सत्य नहीं है, यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है ये, कि लगातार या फिर ग्राफ इसी तरह का जाएगा। ग्राफ ऊपर की तरफ भी जा सकता है लगातार, अगर वो अपनी वस्तु का कीमत कम ना करे तो। लेकिन हमने यहाँ पर ये अजम्पशंस लिया है, ये मान्यता ली है इस क्वेश्चन को हल करने के लिए कि हाँ बिल्कुल हो सकता है अगर वो अपनी वस्तु की कीमत कम करता रहे तो इसका ही ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। तो TR बढ़ता रहेगा, एक सिचुएशन तक बढ़ेगा, फिर कांस्टेंट हो जाएगा और उसके बाद गिरना शुरू कर देगा, और गिरेगा भी कहाँ तक, 0 तक हो सकता है। अब कैसे रिलेट करेंगे इसको, ये तो हो गया TR का ग्राफ। अब AR और MR का ग्राफ देखते हैं। तो इससे पहले जब हमने पढ़ा था अभी कि जब कांस्टेंट नहीं रहते और कीमत लगातार कम होती रहती है,
तो AR बड़ा रहता है, MR कम रहता है। तो AR का ग्राफ किधर जाएगा? AR का ग्राफ हमेशा MR से ऊपर रहेगा। तो ये हो गया, लगातार कम तो होते हैं ये, AR भी लगातार कम हो रहा है, MR भी लगातार कम हो रहा है, लेकिन AR MR से ऊपर रहता है। तो क्या होगा? ये हो गया AR का ग्राफ और ये हो गया MR का ग्राफ। ठीक है, तो MR 0 के बाद नेगेटिव चला गया। अब MR जहां पर भी 0 है, इस सिचुएशन में 0 है, तो यहां पर देखो TR कांस्टेंट है। यहाँ पर MR 0 है तो TR क्या है? कांस्टेंट है 160 पे। तो MR जहाँ पर भी 0 रहेगा वहाँ पे TR कांस्टेंट रहेगा, और MR जब नेगेटिव हो जाता है तो उसके बाद ये नीचे की तरफ आना शुरू हो जाता है। ये है इन दोनों के बीच में रिलेशन ग्राफिकल प्रेजेंटेशन की सहायता से। ठीक है, और जहाँ पर भी AR 0 हो जाएगा तो TR लगातार कम होता रहता है। AR 0 का मतलब है कि जब प्राइस ही 0 है, प्राइस ही 0 कर दिया, तो कितनी भी क्वांटिटी बेचो रेवेन्यू भी तो 0 रहेगा वहां पर। तो ये है रिलेशन कि जब AR 0 अगर हो गया तो TR भी 0 हो जाएगा। लेकिन किस स्थिति में? अगर वस्तु की कीमत लगातार कम होती रहे, ये कम कर करके यहाँ पर 0 अगर ले आता तो क्या होता? MR और नेगेटिव चला जाता और AR 0 तक पहुँच जाता और TR भी 0 तक पहुँच जाता। ठीक है, तो ये हो गया रिलेशन। तो अब देखते हैं इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, फर्म्स रेवेन्यू कर्व इन डिफरेंट मार्केट। मार्केट वाला चैप्टर जैसे मैंने कहा कि मैं इसके वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, 3 वीडियोस हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना, लिंक उसके आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो इसमें 3 तरह के मार्केट हैं, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। संक्षेप में बता देता हूँ मैं, क्योंकि विस्तार में तो वीडियो डाल रखा है मैंने इसका। तो संक्षेप में क्या है? परफेक्ट कंपटीशन या फिर पूर्ण प्रतियोगिता, जहां पर एक ही तरह की वस्तुएं बहुत सारे दुकानदार बेच रहे होते हैं। जैसे राशन की दुकान है, वही आटा सेम ये भी बेच रहा है, वही आटा ये भी बेच रहा है, वही आटा ये भी बेच रहा है, ये भैया। तो सभी एक ही तरह का प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो ये कीमत निर्धारक होंगे कि कीमत स्वीकारक होंगे? ये होंगे कीमत स्वीकारक, इसलिए इनको कहते हैं प्राइस टेकर। ठीक है, और अगर ये प्राइस टेकर है तो प्राइस क्या रहेगा? इनमें कांस्टेंट रहेगा। हमने अभी तक 2 ही तरह के ग्राफ समझे या 2 ही सिचुएशन समझी हैं, एक जिसमें प्राइस कांस्टेंट है और दूसरा जिसमें प्राइस कांस्टेंट नहीं है। यही हमने तालिका और ग्राफ की सहायता से समझा अभी तक। ठीक है, तो अब देखिए दूसरा है मोनोपोली। मोनोपोली क्या था? कि जहां पर बायर है सिर्फ एक, सेलर है सिर्फ एक और बायर है बहुत सारे। ठीक है, आपके मोहल्ले में बहुत सारे लोग खरीदने वाले हैं, लेकिन राशन की दुकान सिर्फ एक है। तो जब एक ही राशन की दुकान होगी तो वो प्राइस टेकर होगा कि प्राइस मेकर होगा? वो होगा क्या? प्राइस मेकर। अपने हिसाब से कीमत निर्धारित करेगा उसकी। तो क्या उसकी कीमत कांस्टेंट रहेगी? नहीं रहेगी। तो इस सिचुएशन में क्या रहती है? प्राइस नॉट कांस्टेंट। ठीक है, क्योंकि कीमत किसी को कम किसी को ज़्यादा अपने हिसाब से वो दे सकता है। तो इस मार्केट में प्राइस नहीं रहता कांस्टेंट। तीसरा है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जो कि मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन का ही कॉम्बिनेशन है। क्या है कि गुड्स तो सेम रहते हैं, लेकिन उनको बनाने वाली कंपनियां अलग अलग हैं। जैसे साबुन बनाने के लिए डिटॉल है, लाइफबॉय है, लक्स है, तो सभी का साबुन अलग अलग है। तो ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या वो डिटॉल से पूछ के अपना कीमत तय करेगा? नहीं करेगा। लक्स के पास पूरी आज़ादी है कि वो अपना साबुन कितने रुपए पर बेचता है। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी वो क्या है? प्राइस मेकर है। ठीक है, तो प्राइस मेकर है तो प्राइस क्या होगा? कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा कांस्टेंट। यही 2 सिचुएशन हमने अभी तक पढ़ी है, एक प्राइस कांस्टेंट वाली, एक प्राइस नॉट कांस्टेंट वाली। तो इनका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देखना है इस टॉपिक में, फर्म्स रेवेन्यू कर्व इन डिफरेंट मार्केट। तो क्या था प्राइस कांस्टेंट? जिसमें प्राइस कांस्टेंट था उसका ग्राफ कैसा बना था? बिल्कुल सीधा गया था, क्योंकि जब कीमत ही सेम है तो AR भी बराबर रहेगा, MR भी बराबर रहेगा, है ना। और AR MR बराबर है तो कीमत के बराबर रहता है वो एकदम। तो रिवेन्यू कर्व कैसा जाता है? बिल्कुल सीधा जाता है इनका। ठीक है, और TR का कर्व कैसा जाएगा? 0 से शुरू होकर 1 दर पर ही बढ़ता रहता है। 1 दर पर क्यों बढ़ेगा? क्योंकि प्राइस बराबर है, MR भी बराबर रहेगा। तो ये है प्राइस कांस्टेंट वाला ग्राफ, यानी कि परफेक्ट कंपटीशन वाला ग्राफ। क्लियर है? अगर कोई क्वेश्चन आए कि परफेक्ट कंपटीशन में रिवेन्यू कर्व कैसा रहेगा, तो वो ऐसा रहेगा, प्राइस कांस्टेंट वाला रहेगा।
तो पीछे पीछे भी थोड़ा सा जाओगे तो जो शुरुआत में समझाया था कि प्राइस कांस्टेंट वाली में टेबल बनाकर, ग्राफ बनाकर, उस तरह की टेबल और ग्राफ बना सकते हो आप परफेक्ट कंपटीशन वाले कर्व में। अब दूसरी सिचुएशन है कि प्राइस कांस्टेंट नहीं है। तो प्राइस कांस्टेंट नहीं है जिसमें उसका ग्राफ कैसा गया था, AR नीचे आ रहा था, AR भी नीचे आ रहा था, MR भी नीचे आ रहा था, लेकिन AR MR से बड़ा था, है ना। तो ये वाला ग्राफ था किसका, जिसमें प्राइस कांस्टेंट नहीं है। तो ये कौन सी मार्केट का है, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का। तो इन दोनों का अगर ग्राफ पूछा जाता है तो वीडियो में थोड़ा सा पीछे जो मैंने समझाया था जिसमें प्राइस कांस्टेंट नहीं है, वैसा एक टेबल बनाना और ये वाला ग्राफ बनाना, हो गया आंसर पूरा। तो ये हो गया फर्म्स के कर्व, डिफरेंट मार्केट में किस तरह के कर्व बनते हैं, वक्र बनते हैं अलग अलग तरह के बाजार में। बाजार क्या है संक्षेप में मैंने बता दिया, ठीक है। तो ये हो गया पूरा का पूरा चैप्टर कवर। कौन सा, आय की अवधारणा, रिवेन्यू। आप समझ गए कि रिवेन्यू किसे कहते हैं, प्रोड्यूसर का रिवेन्यू किस तरह से काउंट होता है, मार्जिनल रिवेन्यू क्या है, एवरेज रिवेन्यू क्या है, टोटल रिवेन्यू क्या है, प्राइस जब कांस्टेंट होगा तो किस तरह से रिवेन्यू चेंज होगा, प्राइस जब कांस्टेंट नहीं होगा तो किस तरह से चेंज होगा, ठीक है। डिफरेंट मार्केट में किस तरह से काम करेंगे इसके कर्व, यही लिखा हुआ है सिर्फ आपकी किताब में, इतने ही टॉपिक हैं, तो इन्हें पढ़ लेना ठीक से। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि है उत्पादक संतुलन, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, यानी कि उत्पादक संतुलन की स्थिति में कब होगा, ये समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ध्यान रखिए अपना और बने रहिए हमारे चैनल के साथ।